हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने अपने चैनल पे ज्यूरिस्प्रूडेंस के काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं और टॉट के भी काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हैं। प्लीज़ आप उनको जाके एक बार ज़रूर देखिए, वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशल टॉर्ट का टॉपिक है, नेग्लिजेंस। इससे पहले हमने स्पेशल टॉर्ट का एक टॉपिक किया है, न्यूसेंस का। आज हम नेग्लिजेंस को देखेंगे। उसके अंदर हम कौन कौन से हेडिंग्स कवर करेंगे: इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नेग्लिजेंस एज अ टॉर्ट, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ नेग्लिजेंस, रेस इस्पा लिक्विटर, नर्वस शॉक, क्रिमिनल एंड सिविल नेग्लिजेंस में डिफरेंस देखेंगे। फिर हम डिफेंसेस देखेंगे और हम फिर कंक्लूजन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं नेग्लिजेंस को इंट्रोडक्शन से। इट इज ऑलरेडी नोन दैट द इंडियन लॉ ऑफ टॉर्ट इज बेस्ड ऑन द इंग्लिश कॉमन लॉ. Thus, the law relating to negligence is adopted and modified by the Court of India on the principles of justice, equity, and good conscience. ठीक है? The term negligence is derived from the Latin word negligentia, which means failing to pick up. Negligentia का meaning क्या है? Failing to pick up. इन आवर रेगुलर लाइफ नेग्लिजेंस मीन्स नथिंग बट केयरलेसनेस. हम कहते हैं कि भाई वो आदमी बहुत केयरलेस है, उसने क्या किया, किसी काम को निग्लेक्ट कर दिया, नेग्लिजेंस किया उस काम को करने में. ठीक है? इन लीगल सेंस नेग्लिजेंस लीड्स टू द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक केयर विच अ परफॉर्मर शुड टेक एज अ रीजनेबल मैन इन ऑल द सिचुएशंस. मगर लीगल सेंस में नेग्लिजेंस का क्या मतलब है? नॉन फुलफिलमेंट, नहीं किया, ऑफ बेसिक केयर. कोई एक बेसिक केयर उसको करना था जो वो उसने नहीं किया, जो उसको करना चाहिए था एज अ रीजनेबल मैन, जो उसकी ड्यूटी बनती थी हर एक सिचुएशन में. द रिजल्ट इन सम लॉस ऑफ अनदर पर्सन. उस नेग्लिजेंस के कारण उसका रिजल्ट क्या आया? लॉस हुआ किसी दूसरे बंदे का. someone who suffers loss caused by another's negligence may be able to sue for damages to compensate for their harm. जिसको लॉस हुआ है वो क्या कर सकता है? स्यू कर सकता है फर्स्ट पर्सन को कंपनसेशन के लिए, अपने हार्म के कंपनसेशन के लिए. सच लॉस में इंक्लूड फिजिकल इंजरी, हार्म टू प्रॉपर्टी, साइकेट्रिक इलनेस एंड इकोनॉमिक लॉस. ये जो लॉसेस हैं वो क्या हो सकते हैं? या तो वो फिजिकल इंजरी है, या हार्म टू प्रॉपर्टी है, कोई एक सामान को हार्म हो गया. साइकेट्रिक इलनेस है, मतलब उसको दिमाग में कुछ प्रॉब्लम आई उस चीज से, मेंटली हार्म हुआ उसको. इकोनॉमिक लॉस, या फिर उसको उसका पैसे से लॉस हुआ है. The law of negligence may be assessed in general terms according to 5-part model which include the assessment of duty, breach, actual cause, proximate cause और डैमेज. इसमें क्या आता है? या ड्यूटी थी उस बंदे की, उसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया, और जो उसको डैमेज हुआ है वो एक्चुअल कॉज ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, प्रॉक्सिमेट कॉज एंड डैमेजेस, जो कुछ ना कुछ उसको डैमेजेस देने पड़ेंगे फिर. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अ स्टोर ओनर हु फेल्स टू पुट अप अ कॉशन वेट फ्लोर साइन आफ्टर मॉपिंग अप अ स्पिल. जहां पे उसने मॉप किया, पोछा लगाया, वहां पे उसने वेट फ्लोर का साइन बोर्ड लगाना भूल गया, जिसकी वजह से कोई बंदा आया एंड स्लिप हो गया वहां पे पानी से. तो वहां पे जो टॉर्ट होगा वो नेग्लिजेंस के कारण होगा. ठीक है? यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी हुई है नेग्लिजेंस की. आपको जितनी 1 2 3 जो भी डेफिनेशंस आपको याद रह पाती हैं वो आपको याद करनी है, बट आपको एज इट इज याद करनी है. डेफिनेशन में हम कोई मॉडिफिकेशंस नहीं करेंगे. ठीक है? तो फर्स्ट डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू विनफील्ड एंड जोलोविक, negligence is the breach of a legal duty to take care which result in damage undesired by the defendant to the plaintiff. ठीक है? नेग्लिजेंस क्या है? ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी है, जिसको टेक केयर करना चाहिए था मगर नहीं किया गया, तो रिजल्ट आया डैमेज में. अनडिजायर्ड बाय द डिफेंडेंट, चाहता नहीं था डिफेंडेंट, टू द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ को वो डैमेज आ गया. अकॉर्डिंग टू द चार्ल्सवर्थ एंड Percy, negligence in current forensic speech. Negligence has three meanings. These are a state of mind in which it is opposed to intention, careless conduct, and the third one is the breach of duty to take care that is imposed by either common or statute law. ठीक है? All three meanings are applicable in different circumstances, but any one of them does not necessarily exclude the other meanings. ठीक है? इसी तरीके से बाकी की डेफिनेशंस हैं. इन ब्लिथ वर्सेस बिर्मिंघम वाटर वर्क्स कंपनी,
इसके अंदर क्या था, नेग्लिजेंस को डिफाइन किया गया था, नेग्लिजेंस अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट इज द ओमिशन टू डू समथिंग विच इज रीजनेबल मैन वुड डू। कोई ऐसी चीज जिसको रीजनेबल मैन को करनी चाहिए थी मगर वो नहीं की गई, और डूइंग समथिंग विच अ प्रूडेंट और रीजनेबल मैन वुड नॉट डू, या फिर कोई ऐसी चीज कर दी गई जिसको एक रीजनेबल मैन नहीं करेगा। ठीक है। इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवंती, a clock tower situated in the heart of the city, Chandni Chowk, Delhi, collapsed causing the death of a number of persons. The structure was, जो वहां पे स्ट्रक्चर था वो 80 years old था, whereas its normal life was 40 to 50 years. जो स्ट्रक्चर था वो 80 साल का हो चुका था, जबकि उसकी जो लाइफ थी वो 40 टू 45 इयर्स की थी। उसके बाद उसको मेंटेनेंस या रीबिल्ड मांगना था, मगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऐसा नहीं किया। तो क्या है, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली विच वाज हैविंग कंट्रोल ऑफ द स्ट्रक्चर हैड ऑब्वियसली failed to get the periodically check up and necessary repairs done. फेल रही वो उसके रिपेयर्स को करने में। द डिफेंडेंट कॉर्पोरेशन वाज देयरफॉर हेल्ड लायबल टू पे कंपनसेशन फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कोलैप्स ऑफ द स्ट्रक्चर। जब वो स्ट्रक्चर गिर गया तो जो कंसर्न डिफेंडेंट था वो उसके लिए लायबल हो गया, उसको कंपनसेशन पे करने के लिए। अब नेग्लिजेंस एज अ टॉर्ट देख लेते हैं। द टर्म नेग्लिजेंस इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ फास्टनिंग द डिफेंडेंट विच लायबिलिटी अंडर द सिविल लॉ एंड एट टाइम्स अंडर द क्रिमिनल लॉ। जो नेग्लिजेंस का जो टर्म है उसको यूज किया जाता है किस लिए, डिफेंडेंट को बांधने के लिए सिविल लॉ से या कभी कभी क्रिमिनल लॉ से भी। जनरली स्पीकिंग नेग्लिजेंस इज द अमाउंट ऑफ डैमेजेस इनकर्ड विच इज determinative of the extent of liability in tort, but criminal law is not the amount of damage but the amount and degree of the negligence that is the determinative of liability. ठीक है। torts are legal wrongs that one party suffers at the हैंड ऑफ अनदर। टॉर्ट क्या है, एक लीगल रॉन्ग है जिसमें एक पार्टी जो है सफर करती है एट द हैंड ऑफ अनदर पार्टी। एक पार्टी ने काम गलत किया और दूसरी पार्टी उसमें सफर कर रही है। ठीक है। एंड नेग्लिजेंस इज अ फॉर्म ऑफ टॉर्ट विच इवॉल्व बिकॉज सम टाइप ऑफ लॉस और डैमेजेस अकर बिटवीन पार्टीज दैट हैव नो कंट्रोल बिटवीन देम। और जो नेग्लिजेंस है वो एक तरीके का टॉर्ट है जो इन्वॉल्व करता है किस चीज को, सम टाइप ऑफ लॉस को और डैमेज को, कि भाई कोई तो डैमेज हुआ ही, आप क्या कर सकते हैं, ये जो डैमेज हुआ है जिसका पार्टीज के हाथ में कोई भी कंट्रोल नहीं है। ठीक है। एंड देयरफॉर देयर इज नथिंग फॉर वन पार्टी टू स्यू द अदर, और इसीलिए एक पार्टी के पास जो है दूसरे को स्यू करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। द टेस्ट रिक्वायर्ड दैट, अब ये जो नेग्लिजेंस का जो टेस्ट है वो क्या है, हार्म मस्ट बी रीजनेबली फोरसीनेबल रिजल्ट ऑफ द डिफेंडेंट्स कंडक्ट। जो हार्म है वो उसका जो है पूर्वानुमान किया जा सकता था, ऐसा हार्म होना चाहिए। अ रिलेशनशिप ऑफ प्रॉक्सिमिटी मस्ट एग्जिस्ट। जो रिलेशनशिप है, कोई काम हुआ और उसी के कारण ही वो डैमेज हुआ, तो ये जो रिलेशनशिप ऑफ प्रॉक्सिमिटी है मतलब काम में और डैमेज में इतना निकटता होनी चाहिए। इट मस्ट बी फेयर जस्ट एंड रीजनेबल टू इम्पोज लाइबिलिटी। वो जो है जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए लाइबिलिटी को थोपने के लिए कि भाई तुम ही लाइबल हो। अब देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट। वो क्या है, ड्यूटी ऑफ केयर टू द प्लेंटिफ, ब्रीच ऑफ ड्यूटी या फिर डैमेजेस। ठीक है। अब इसको हम वन बाय वन कवर करेंगे। इसके अंदर आप अगर एलिमेंट्स जो आते हैं वो अगर आपके पास ज्यादा आ जाते हैं तो आप इसके अंदर कई चीजें ऐड कर सकते हो कि ड्यूटी ऑफ द केयर टू द प्लेंटिफ है। ठीक है। और वो लीगल ड्यूटी है, उस लीगल ड्यूटी का ब्रीच हुआ है, तो जो ब्रीच है जो डैमेज हुआ है वो उसी ब्रीच ऑफ ड्यूटी के कारण ही कॉज हुआ है, और फिर उसका डैमेज। ठीक है। अभी हम बाकी ये सारे हेडिंग्स तो अभी कवर कर लेते हैं। Duty of care to the plaintiff. Duty means a legal duty rather than a moral duty, religious duty और social duty. जो ड्यूटी है वो लीगल ड्यूटी होनी चाहिए। ठीक है। मॉरल, रिलीजियस या सोशल ड्यूटी से काम नहीं चलेगा। जैसे कि एक बंदा है अगर वो पानी में डूब रहा है, ठीक है, तो आप वहां पे खड़े हो, आप देख रहे हो, आपकी मॉरल ड्यूटी है उसको मरते हुए को बचाने की, लेकिन कोई आपको ये इम्पोज नहीं करवा सकता है। ठीक है। आपका ऐसा नहीं कहा जाएगा आपने नेग्लिजेंस का टॉर्ट कर दिया। बट अगर वहां पे कोई लाइफ गार्ड खड़ा है तो उस लाइफ गार्ड की ड्यूटी है उस डूबते हुए बंदे को बचाने की। अगर वो नहीं बचा रहा तो इसका मतलब उसने
गलत काम किया है, रॉन्ग डू है इसका, ठीक है। द प्लेंटिफ हैज टू एस्टेब्लिश दैट द डिफेंडेंट ओड टू हिम अ स्पेसिफिक लीगल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ व्हिच ही हैज मेड अ ब्रीच। प्लेंटिफ के ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि उसे ये प्रूफ करना है कि डिफेंडेंट के पास एक लीगल ड्यूटी थी प्लेंटिफ के लिए जिसका उसने ब्रीच कर दिया, जिसको उसने फुलफिल नहीं किया। देयर इज नो जनरल रूल ऑफ लॉ डिफाइनिंग सच ड्यूटी। अब ऐसा कोई जनरल लॉ नहीं है कि ये ड्यूटीज हैं और यही यही इस टॉट के अंदर कवर होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन टू केस जो होती है वेरी कर जाती है चीजें, ठीक है। इसके आगे आप ये आगे की चीज आप खुद से देख लेना, हम आगे देखते हैं। अब जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि डिफेंडेंट के पास एक ड्यूटी थी, लीगल ड्यूटी थी वो प्लेंटिफ के लिए, उसका ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुआ है। वो क्या करेंगे, ब्रीच ऑफ ड्यूटी मींस नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ ड्यू केयर व्हिच इज रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो ड्यूटी फुलफिल करनी थी वो नहीं की गई है। द स्टैंडर्ड इज दैट अ रीजनेबल मैन और ऑफ एन ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन, if the defendant has acted like a reasonably prudent man there is no negligence, ठीक है। अगर जो डिफेंडेंट है वो वाकई में एक प्रूडेंट मैन या फिर रीजनेबल मैन की तरह एक्ट करता तो कोई नेग्लिजेंस होना ही नहीं था। नेग्लिजेंस is the omission to do something which is a reasonable man guided upon those considerations which ordinarily regulate the conduct of human affairs would do, or doing something which a prudent or reasonable man would not do, ठीक है। या तो कर दिया गया जो रिजनेबल मैन को नहीं करना चाहिए था, या तो नहीं किया गया जो रिजनेबल मैन को करना चाहिए था, तो वहां पे क्या होगा, ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आप। नेक्स्ट इसके 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी ऑब्टेन, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क, द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर विच सर्विस एक्सेट्रा आर ऑफर्ड। द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी अटेन्ड, इसके अंदर क्या है, द लॉ डज नॉट रिक्वायर ग्रेटेस्ट पॉसिबल केयर बट द केयर रिक्वायर्ड इज दैट ऑफ अ रीजनेबल मैन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। वो कहता है कि भाई कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ड्यू केयर करनी है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल केयर करनी है, बट एक रीजनेबल मैन, एक कॉमन मैन जितना काम कर सकता है उतना तो आपको करना ही चाहिए, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क, द डिग्री ऑफ द केयर रिक्वायर्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू ईच सिचुएशन, व्हाट मे बी अ केयरफुल एक्ट इन वन सिचुएशन मे बी नेग्लिजेंट इन अनदर सिचुएशन। अब यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क जो है वो केस टू केस या फिर सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर जाता है। किसी एक चीज में उतनी केयर बहुत है बट किसी दूसरी चीज में उतनी केयर बहुत नहीं है। जैसे कि मान लो कि एक 10 साल का बच्चा है, एक 12 साल का बच्चा है, सिर्फ उसको बैठ के देखना है कि भाई वो बच्चा सो रहा है, हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, वो बच्चा सो रहा है। बट अगर कोई एक छोटा बच्चा है, मान लो कि 1 साल का 1.5 साल का बच्चा है, तो वो सो रहा है, तो मुझे साथ में ये भी देखना है कि वो बच्चा बेड से नहीं गिर जाए, ठीक है। तो केस टू केस जो है ड्यूटी जो है चेंज हो जाती है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क जो है वो चेंज हो जाता है। The amount of consideration for which service etc. are offered. The degree of care depends also on the kind of services offered by the defendant and the consideration charged therefore from the plaintiff. अब डिफेंडेंट ने कोई सर्विस के लिए प्रॉमिस किया है, वो कहता है कि भाई मेरे को इतना ही करना था। जैसे कि मान लो कि किसी ने अपने बच्चे के लिए वैन सर्विस लगाई है, वैन वाले ने कहा कि ठीक है मैं गेट पे ड्रॉप करके जाऊंगा, तो वैन वाला गेट तक ड्रॉप करके जाएगा, मेन गेट तक ड्रॉप करके जाएगा सोसाइटी के। वो ये नहीं देखेगा कि बच्चा फ्लैट में आया कि नहीं आया, वो उसकी ड्यूटी नहीं है, वो ड्यूटी पेरेंट्स की है, अदरवाइज उसके गार्जियन की है, या फिर कोई मेड उसके लिए अपॉइंट की है तो उसकी है। वैन वाले की ड्यूटी गेट पे बच्चे को ड्रॉप करने के बाद खत्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है डैमेज। इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट द डिफेंडेंट्स ब्रीच ऑफ ड्यूटी मस्ट कॉज डैमेज टू द प्लेंटिफ। जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है उसने कोई ना कोई डैमेज तो कॉज किया हो। द प्लेंटिफ हैज ऑल्सो टू शो दैट द डैमेज thus caused is not too remote a consequence of the defendant's negligence. The duty to access the damage is however is entirely upon the court. जो ड्यूटी है डैमेज को एक्सेस करने की वो जो है टोटल डिपेंड करती है कोर्ट पे। प्लेंटिफ को ये प्रूव करना पड़ता है कि देखो भाई मुझे इस रिमोटनेस का डैमेज हुआ है, ठीक है। रिब्यूटल ऑफ द प्रिजम्पशन ऑफ नेग्लिजेंस, इसका मतलब होता है कि भाई ये सब मान रहे हैं कि नेग्लिजेंस हुई है, नेग्लिजेंस हुई है, उस बात का खंडन, उस बात को तोड़ना कैसे है, वो वो कौन करेगा, डिफेंडेंट करेगा। किस मैक्सिम पे, रेस इस्पा लिक्विटर। द लेटिन टर्म रेस इस्पा लिक्विटर मींस द थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ, बातें या चीजें अपने लिए खुद बोलेंगी। इट इज द प्रिंसिपल विच शिफ्ट द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द डिफेंडेंट बाय अप्लाइंग इट।
जैसे ही ये प्रिंसिपल लग जाता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है डिफेंडेंट पे आ जाता है। अब ये बात डिफेंडेंट को प्रूव करनी है कि भाई ये नेग्लिजेंस नहीं था, और अगर ये नेग्लिजेंस था तो वो मेरे कोर्स ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड नहीं था, समझ गए, और अगर वो कोर्स ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड था तो वो टुवर्ड्स द प्लेंटिफ भी नहीं था, ठीक है। तो वो डिफेंडेंट को सोचना है कि वो कैसे उस चीज को प्रूव करेगा। एज अ जनरल रूल इट इज फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव दैट द डिफेंडेंट वाज नेग्लिजेंट। वैसे नॉर्मली क्या होता है, प्लेंटिफ प्रूव करता है कि देखो भाई ये डिफेंडेंट है और ये जो है इसको मैंने ड्यूटी दी थी, इसने ब्रीच किया ड्यूटी का जिससे मुझे डैमेज हो गया, ये तो नेग्लिजेंट था अपनी ड्यूटी को करने के लिए, ठीक है। बट जैसे ही ये प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा तो जो प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ ऑफ बर्डन आ जाएगा, वो डिफेंडेंट के ऊपर आ जाएगा। अब डिफेंडेंट यहाँ पे प्रूफ करने बैठेगा, बट वंस दिस प्रिंसिपल डिस्चार्ज द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द डिफेंडेंट, then he has not negligent, कि वो तो भाई he was not negligent, वो negligent नहीं था। If the defendant is able to prove that what apparently seems to be negligence was due to some factors beyond his control, he can escape liability. अगर डिफेंडेंट ये प्रूव कर ले जाता है कि जो भी आपको दिख रहा है नेग्लिजेंस वो उसके आउट ऑफ कंट्रोल था, तो वो एस्केप हो जाएगा अपनी लाइबिलिटी से, वो अपनी लाइबिलिटी से बच जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नर्वस शॉक। नर्वस शॉक का वैसे नॉर्मल मीनिंग क्या होता है, ब्लड प्रेशर का हाई लो होके दिमाग पे परेशानी क्रिएट करना। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर नर्वस शॉक का क्या मतलब है। इन इंग्लिश लॉ नर्वस शॉक इज अ साइकेट्रिक मेंटल इलनेस और इंजरी इन्फ्लिक्टेड अपॉन अ पर्सन बाय इंटेंशनल और नेग्लिजेंट एक्शन और ओमिशन ऑफ अनदर। किसी के नेग्लिजेंस एक्शन से, ओमिशन से दूसरे बंदे को साइकेट्रिक इलनेस या फिर कोई मेंटल इलनेस आ जाती है तो उसको नर्वस शॉक कह देते हैं। इट इज अ शॉक विच अराइज फ्रॉम अ रीजनेबल फियर टू इमीडिएट पर्सनल इंजरी टू वन सेल्फ। ये इस तरीके का शॉक होता है कि एक बंदा खुद को मतलब कोई भी इंजरी दे सकता है। ऑफन इट इज अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर ट्रिगर्ड बाय विटनेसिंग एन एक्सीडेंट, फॉर एग्जांपल एन इंजरी कॉज टू वंस पेरेंट्स और स्पाउस। ये क्या होता है कि एक ऐसा मतलब उस बंदे को ऐसा नर्वस शॉक दे दो कि भाई तेरे पेरेंट्स को कुछ हो गया, तेरे स्पाउस को कुछ हो गया, तो वो कुछ भी मतलब हड़बड़ा कर कुछ ऐसा एक्ट कर देता है कि वो खुद ही उससे इंजर कॉज कर लेता है, अपने आप को ही चोट पहुंचा लेता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरिंग डैमेजेस फॉर नर्वस शॉक particularly caused by negligence is strongly limited in English law. Nervous shock claims can be brought by person who have witnessed at the scene a victim being killed, injured or put in peril. If it is accepted by the court that they have a genuine psychiatric illness arising from a circumstances that the defendant ought to have foreseen to be capable of causing a person of normal। इसमें वो कह रहे हैं कि जो नॉर्मल नर्वस शॉक है उसका विटनेस कौन बन सकता है, जिसको या जिसने उसको फेस किया है, जिससे उसको डैमेज हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई एक बंदा जो उन चीजों को देख रहा है, ठीक है। अब उस बंदे को ये प्रूव करना है कि भाई इसने ये जो नेग्लिजेंस की थी और इसने कुछ ऐसी ऐसी बातें बोली थी जिसकी वजह से वो जो होगा इम्पैक्ट हुआ और उसका जो है नर्वस शॉक उसको आया, जिसमें उसका काम करने का एकदम साइकेट्रिक डिसऑर्डर ट्रिगर हो गया और वो भागते भागते हड़बड़ाहट में काम करने लग गया। फॉर अ प्लेंटिफ टू रिसीव डैमेजेस फ्रॉम नर्वस शॉक कॉज्ड बाय द डिफेंडेंट्स नेग्लिजेंस दे मस्ट प्रूव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। एक ड्यूटी ऑफ केयर थी और जो उस ड्यूटी ऑफ केयर का ब्रीच था, कैजुअल लिंक बिटवीन द ब्रीच एंड द शॉक्स, ठीक है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई और उसके और शॉक के बीच में कैजुअल लिंक है। शॉक वाज नॉट टू रिमोट अ कॉन्सिक्वेंस, बहुत शॉक जो था वो बहुत ज्यादा रिमोट नहीं था उस कॉन्सिक्वेंस के लिए। अब हम फटाफट से क्रिमिनल नेग्लिजेंस और सिविल नेग्लिजेंस में छोटे से डिफरेंस देख लेते हैं। मेनली अगर ये आएगा तो 4 मार्क में आ जाएगा और अगर नेग्लिजेंस आपको 20 मार्क्स में पूछा जा रहा है तो आप इसको लिख कर आ सकते हैं। जो क्रिमिनल है एक्सट्रीम डिपार्चर है ड्यूटी से, और जो सिविल नेग्लिजेंस है वो फेलियर ऑफ एक्सरसाइज ऑर्डिनरी केयर है। ड्यू केयर जो है इसके अंदर ड्यू डिलिजेंस आता है इसके अंदर, ठीक है। हैवी बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पे होता है क्रिमिनल में, क्योंकि भाई किसी की क्रिमिनल लाइबिलिटी को आपको किसी के लिए किसी को क्रिमिनल लाइबल ठहराना है तो उसके लिए आपके ऊपर हैवी बर्डन आ रहा है। इसमें जो होता है बर्डन लेसर होता है, क्योंकि क्या होता है इसका अल्टीमेट तो डैमेजेस होता है। प्लेंटिफ हैड टू प्रूव बियॉन्ड द डाउट दैट इट वाज एक्सट्रीम डिपार्चर ऑफ द ड्यूटी। प्लेंटिफ को बताना है कि भाई ये जो डिपार्चर ऑफ द ड्यूटी था वो एक्सट्रीम था। प्लेंटिफ जस्ट नीड टू प्रूव इट वाज मोस्ट लाइकली दैट द डिफेंडेंट वाज नेग्लिजेंट, ठीक है। प्लेंटिफ हैड टू प्रूव डिग्री ऑफ डेविएशन फ्रॉम ड्यूटी and liability is determined by the extent of damage.
क्रिमिनल का जो एग्जांपल है वो क्या है, कंजम्पशन किया है आपने अल्कोहल का, अल्कोहल पी रखी है, प्लस आप ड्राइव कर रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, आप क्रिमिनली लायबल हो गए हो। ठीक है, अगर कोई बंदा है उसने क्या मॉप किया हुआ है फ्लोर को, फिर मगर वो फॉरगेट टू पुट द साइन बोर्ड ऑफ वेट फ्लोर, तो वो अगर तब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो टॉर्ट में चला जाता है, एक सिविल नेग्लिजेंस हो जाता है। अब हम डिफेंसेस देख लेते हैं। देखिए कोई भी ऐसी चीज है जिसमें दो लोग के बीच में लड़ाई हो रही है, तो उसमें पहला पहला डिफेंस आ ही जाता है प्लेंटिफ ओन फॉल्ट, प्लेंटिफ का खुद का फॉल्ट था भाई इस काम में, मेरे से ज्यादा प्लेंटिफ ने गलती की है। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, भाई मैं भी उसके मतलब मेरा भी नेग्लिजेंस था, उसका भी नेग्लिजेंस था, हम दोनों की तरफ से हुआ है, तो अकेले वो ही क्यों डैमेजेस क्लेम कर रहा है, भाई नुकसान तो मेरा भी हुआ है। एक्ट ऑफ गॉड, या तो कोई एक्ट ऑफ गॉड है जिसके अंदर हमने वाइकेरियस लाइबिलिटी वगैरह में भी हमने देखा हुआ एक्ट ऑफ गॉड जो है एक बढ़िया सा डिफेंस मिल जाता है डिफेंडेंट को। इनएविटेबल एक्सीडेंट, कोई एक ऐसा एक्सीडेंट हो रहा है जिसको रोका नहीं जा सकता था, वो आ जाता है आपका इनएविटेबल एक्सीडेंट में। ठीक है, अब फटाफट से कंक्लूजन देख लेते हैं। नेग्लिजेंस एज अ टॉर्ट हैज इवॉल्व फ्रॉम द इंग्लिश लॉ एंड एक्सेप्टेड बाय द इंडियन लॉ एज अ सब्सटेंशियली इंपॉर्टेंट टॉर्ट। एज डिस्कस नेग्लिजेंस इज ऑफ टू टाइप, सिविल या फिर क्रिमिनल। ठीक है, और ईच हैज वाइकेरियस रिपरकशंस। ठीक है, in order to prove that an act was negligent, it is necessary to prove all essential, namely duty, breach of duty, damages and actual and proximate cause। वही जो हमने 5 फैक्टर देखे थे, जिसमें एक ड्यूटी होनी चाहिए प्लेंटिफ के टुवर्ड्स, ब्रीच ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, कोई डैमेजेस आना चाहिए, वो जो जो डैमेज है वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी के कारण ही आना चाहिए, और प्रॉक्सिमेट कॉज होना चाहिए। ठीक है, an important maxim regarding negligence, that is res ipsa liquidator, is used by courts when a negligent act cannot be explained। ठीक है, ऑल्सो द डिफेंसेस इन अ सूट फॉर नेग्लिजेंस कैन बी यूज्ड बाय द डिफेंडेंट टू डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम अ सूट इशूड बाय द प्लेंटिफ। देखिए कंक्लूजन में मेनली आपको क्या लिखना पड़ता है, आपने जो इंट्रोडक्शन में लिखा है 2 लाइनें वहां से लिखनी होगी, 3-4 लाइनें जो आपने अंदर मटेरियल लिखा है, अगर उसके टाइप्स लिखे हैं या कोई एलिमेंट्स लिखे हैं उनसे रिलेटेड लिखनी होगी, फिर डिफेंसेस के लिए लिखनी होगी, रेमेडीज क्या मिल रही हैं, उस टाइप से कंक्लूजन को आप जनरेट कर सकते हो। आपको कंक्लूजन को कहीं पे भी रट्टा मार के जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके साथ हमारा ये टॉपिक नेग्लिजेंस का आज यहाँ पे कवर होता है। अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। कोई सजेशन है या फिर कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।